आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो भक्ति की शक्ति चैनल के एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो पर आधारित है। हाँ, द सेलेस्टियल कंपास फरवरी 2026 डेली हॉरोस्कोप एंड रिचुअल्स। बिल्कुल। और हम खास तौर पर 25 फरवरी 2026 यानी बुधवार के दिन पर फोकस करने वाले हैं। अक्सर हम अपना दिन बस यूं ही शुरू कर देते हैं, लेकिन इस वीडियो में जिस तरह से इस एक दिन के राशिफल और मुहूर्तों को डिकोड किया गया है ना, वो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देगा। सही बात है। तो इस डीप डाइव का हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। हमें समझना है कि ये विशेष बुधवार इतना अहम क्यों है और कैसे कुछ छोटे छोटे उपाय हमारी रोजमर्रा की भाग दौड़ में एक तरह का संतुलन ला सकते हैं। शुरुआत में ही बताया गया है कि बुधवार का दिन बुद्धि, व्यापार और निर्णय क्षमता के लिए विशेष है। ये भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है। हम्म, अगर हम इसे एक व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो बुधवार यानी मिड वीक अक्सर मनोविज्ञान और व्यापार दोनों ही नजरियों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। हाँ, क्योंकि हफ्ते के ठीक बीच में हमारी एनर्जी या प्रोडक्टिविटी थोड़ी डाउन होने लगती है। बिल्कुल, सोमवार और मंगलवार को आप हफ्ते की शुरुआत की भागदौड़ में होते हैं, अपनी योजनाओं को जमीन पर उतार रहे होते हैं। बुधवार तक आते आते आपके पास डेटा होता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। तो अब आगे के 2 दिनों के लिए ठोस रणनीतिक फैसले लेने होते हैं। ये तो काफी लॉजिकल है। और ज्योतिषीय परंपराओं में बुध ग्रह को हमेशा से संचार, लॉजिक और बुद्धि का कारक माना गया है। भगवान गणेश तो विघ्नहर्ता हैं ही, जो रुकावटों को हटाते हैं। इसलिए बुधवार को इन ऊर्जाओं से जोड़ना असल में समय और ऊर्जा के प्रबंधन का एक बहुत ही सुविचारित प्राचीन तरीका है। मतलब ये हमें एक सिग्नल देता है कि अब थोड़ा रुकिए, शांत दिमाग से सोचिए और फिर आगे बढ़िए। एकदम सही। अब देखिए, किसी भी काम को शुरू करने के लिए, खासकर जब बात व्यापार की हो, तो समय का चुनाव बहुत मायने रखता है। वीडियो में 25 फरवरी के जो मुहूर्त बताए गए हैं ना, उनमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आप वो राहुकाल वाले हिस्से की बात कर रहे हैं? हाँ, वही। सुनने वालों के लिए बता दूं, आज 2 मुख्य शुभ समय बताए गए हैं। पहला है अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर 12:10 से शुरू होकर 12:55 तक चलेगा। और फिर शाम को लाभ अमृत काल है, 4:20 से 5:45 तक। सब बढ़िया लग रहा है, लेकिन यहीं राहु काल की एंट्री होती है। बताया गया है कि दोपहर 12:30 से 2 बजे तक राहु काल रहेगा और इसमें नए काम शुरू करने से मना किया गया है। अब जरा गणित लगाइए। अभिजीत मुहूर्त 12:55 तक है, लेकिन राहु काल 12:30 पर ही। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अक्सर लोग राशिफल को बस सरसरी निगाह से देखते हैं और मान लेते हैं कि दोपहर 12 से 1 का समय शुभ है, तो कभी भी काम शुरू कर लेंगे। हाँ, लोग इतना ध्यान कहाँ देते हैं। एक ही जवाब इन दोनों समय खंडों के इस टकराव को देखते हैं तो एक बहुत ही संकीर्ण लेकिन अहम विंडो दिखाई देती है। अभिजीत मुहूर्त 12:10 पर शुरू हो रहा है और राहु काल ठीक 12:30 पर। तो बस 20 मिनट बचे। बिल्कुल। किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए सिर्फ 20 मिनट का एक गोल्डन पीरियड है। 12:30 बजते ही राहु काल का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जिसे नई शुरुआत के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। अरे बाप रे, मतलब सिर्फ 20 मिनट। सोचिए कोई इंसान ट्रैफिक में फंसा हो या किसी मीटिंग में हो, तो ये 20 मिनट तो पलक झपकते निकल जाएंगे। क्या ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है? स्ट्रेसफुल लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के दर्शन को समझें, तो ये हमें समय के प्रति अत्यधिक सटीक और अनुशासित होना सिखाता है। ये एक तरह की ट्रेनिंग है कि अवसर हमेशा अनंत काल के लिए खुले नहीं रहते। आपको सही समय पर तैयार रहना पड़ता है। हाँ, ये 20 मिनट का प्रेशर असल में आपको टालमटोल या प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकालता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग ये विंडो चूक जाते हैं, उनके लिए रास्ते बंद नहीं होते। शाम वाला जो लाभ अमृत काल है, बिल्कुल, 4:20 से 5:45 के बीच दूसरा अधिक लंबा अवसर भी है। ये व्यवस्था दिखाती है कि समय प्रबंधन कितना लचीला और साथ ही कितना स्ट्रिक्ट हो सकता है। नजरिया कमाल का है। अवसर सीमित हैं, लेकिन वे दोबारा आते हैं। बस आपको अलर्ट रहना है। अब चर्चा के उस हिस्से पर आते हैं जो बहुत से लोगों का फेवरेट होता है, राशिफल। उसमें भी एक बहुत स्पष्ट पैटर्न है। हाँ, मैंने भी वही नोटिस किया। अगर हम शुरुआत की 6 राशियों को देखें, मेष से लेकर कन्या तक, तो यहाँ हरियाली और प्रकृति का एक बहुत गहरा फोकस है। क्या आप उन शुरुआती राशियों के कुछ उदाहरण साझा कर सकती हैं? हाँ, देखिए, मेष वालों के लिए कहा गया है कि रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, शुभ रंग हरा है और उपाय है गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना। वृषभ राशि के लिए व्यापार में लाभ है,
सफेद रंग शुभ है और उपाय में गाय को हरा चारा खिलाने को कहा गया है। फिर मिथुन राशि आती है जिन्हें प्रमोशन मिल सकता है। इनका शुभ रंग हल्का हरा है और इन्हें ओम गम गणपतिये नमः का 108 बार जाप करना है। कर्क राशि वालों के खर्च बढ़ेंगे। क्रीम रंग है और उपाय है मंदिर में गुड़ दान करना। सिंह वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। सुनहरा रंग है और उपाय सूर्य देव को जल अर्पित करना है। और कन्या राशि वालों को सेहत के प्रति सावधान रहना है। हरा रंग शुभ है और तुलसी में जल चढ़ाना है। तो यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे ये प्राचीन ज्योतिषी उपाय असल में हमारी साइकोलॉजी और पर्यावरण के साथ जुड़े हुए हैं। वही मैं सोच रही थी, अचानक से सब कुछ इतना इको फ्रेंडली और हरा हरा क्यों हो गया है? क्या लोग सच में पर्यावरण से जुड़ने के लिए कर रहे हैं या बस किस्मत चमकाने के लिए? आपने बहुत ही शानदार सवाल उठाया। बुधवार बुध ग्रह का दिन है और ज्योतिष में बुध का सीधा संबंध हरियाली, वनस्पति और हमारे नर्वस सिस्टम से माना गया है। हरा रंग मनोविज्ञान में विकास, संतुलन और शांति का प्रतीक है। व्यापारिक और बौद्धिक कार्यों में आपको यही संतुलन चाहिए होता है। तो ये सिर्फ भगवान को खुश करने वाली बात नहीं है, बल्कि खुद के दिमाग को सही फ्रीक्वेंसी पर लाने का तरीका है। बिल्कुल। जब कोई इंसान गाय को हरा चारा खिलाने जाता है या सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल डालता है, तो वो कुछ पलों के लिए अपनी स्क्रीन और तनाव से दूर होता है। वो प्रकृति के साथ एक सीधा संपर्क बनाता है, अपनी जड़ों से वापस जुड़ता है। हाँ, भले ही इंसान इसे डर या लालच में कर रहा हो, लेकिन अनजाने में ही सही वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो रहा है। लोगों को प्रकृति की देखभाल के लिए प्रेरित करने का ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। मतलब उपाय के बहाने ही सही लोग थोड़ा तो नेचर का करीब जा रहे हैं। अब बाकी की 6 राशियों की तरफ बढ़ते हैं, तुला से लेकर मीन तक। यहाँ मुझे एक अलग ही तरह का पैटर्न दिखाई देता है। यहाँ फोकस प्रकृति से हटकर इंसान की मानसिक स्थिति और समाज पर आ जाता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल शिफ्ट है। चलिए इसे भी थोड़ा एनालाइज करते हैं। इन राशियों के लिए क्या बताया गया है? देखिए, तुला राशि के लिए दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, गुलाबी रंग है और उपाय है माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाना। वृश्चिक वालों के लिए एक बड़ी बात कही गई है, उन्हें कोर्ट केस या किसी उलझन से राहत मिल सकती है। शुभ रंग लाल है और उपाय हनुमान चालीसा का पाठ है। वहीं मकर राशि वालों को कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा, नीला रंग है और जरूरतमंदों को हरी दाल दान करनी है। कुंभ राशि को अचानक धन लाभ हो सकता है, आसमानी रंग है और गणेश जी को मोदक का भोग लगाना है। और आखिर में मीन राशि, जिन्हें मानसिक शांति मिलने वाली है, शुभ रंग पीला है और उपाय है गरीबों के बीच मिठाई बांटना। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एक पूरा सोशल और साइकोलॉजिकल पैकेज बना दिया हो। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से पकड़ा है। इन चुनौतियों और उनके समाधानों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध वाकई कमाल का है। वृश्चिक राशि का उदाहरण ही लीजिए, जो कोर्ट केस वाला था। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट केस या उलझन का सामना कर रहा है तो वो स्वाभाविक रूप से डरा हुआ महसूस करेगा। ऐसे में उसे लाल रंग, जो ऊर्जा का प्रतीक है, और हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा गया है। यह असल में उस व्यक्ति को मानसिक बल और साहस जुटाने में मदद कर रहा है। और इसके उलट, जहां शांति की जरूरत है, वहां उपाय भी कितने सौम्य हैं। बिल्कुल। तुला राशि, जिसका संबंध रिश्तों से है, उसे गुलाबी रंग और दीपक जलाने को कहा गया है, जो घर में शांति का माहौल बनाता है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो है मकर और मीन राशि के उपाय, दान करने वाले। हाँ, लेकिन ये दान वाले उपाय भी तो बस अपने फायदे के लिए ही किए जा रहे हैं ना। मैंने दाल दान कर दी, अब मेरा प्रमोशन पक्का हो जाएगा। क्या इसके पीछे की सोच यही है? शुरुआत में सोच भले ही लेन देन वाली हो सकती है, लेकिन अगर हम एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये उपाय इंसान के ईगो यानी अहंकार को तोड़ते हैं। जब आप किसी जरूरतमंद को खाना देते हैं तो आप अपने स्वार्थ के बुलबुले से बाहर निकलते हैं। आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। तो ये केवल ग्रहों को खुश करने की कोई जादू टोना जैसी विधि नहीं है। ये एक बहुत ही होलिस्टिक या समग्र आचार संहिता है। इसमें प्रकृति की देखभाल है, सामाजिक जिम्मेदारी है और मानसिक शांति की खोज है। ये तो सच में एक अलग ही लेवल का एनालिसिस है। अब हम इस वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जो इसका सबसे मुख्य फोकस है। इन अलग अलग राशियों के अलावा एक सार्वभौमिक खास उपाय यानी यूनिवर्सल रेमेडी दी गई है, जो 25 फरवरी को हर किसी के लिए लागू होती है। इस तरह के यूनिवर्सल उपाय अक्सर सबसे ज्यादा वजन रखते हैं क्योंकि वे उस विशेष दिन की कोर एनर्जी को टारगेट करते हैं। क्या बताया गया है इस उपाय में? इसमें 3 मुख्य चीजें करनी है।
पहला बुधवार को भगवान गणेश को 21 दुर्वा, गुड़ और हरी इलायची अर्पित करनी है और दूसरा ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। मैं जाप वाली बात तो समझ सकती हूँ, लेकिन ये 21 दुर्वा, गुड़ और इलायची का क्या कॉम्बिनेशन है? खासकर ये 21 का नंबर कहाँ से आया? ये हिस्सा सचमुच इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। आइए इस मास्टर की के तत्वों को डिकोड करते हैं। सबसे पहले दुर्वा की बात करते हैं। विज्ञान के नजरिए से देखें तो दुर्वा सबसे अधिक रेजिलिएंट या लचीली घास है। सूखने के बाद भी जरा सा पानी मिलते ही ये फिर से हरी हो जाती है। ये कभी हार नहीं मानती। और इसे 21 की संख्या में क्यों चढ़ाना है? अंक ज्योतिष में 21 एक अत्यधिक शुभ संख्या है। ये 3 यानी रचनात्मकता और 7 यानी आध्यात्मिक पूर्णता का गुणनफल है। तो हम असल में गणेश जी को सिर्फ घास नहीं चढ़ा रहे, हम खुद को कभी हार न मानने वाला माइंडसेट दे रहे हैं। ओहो, और गुड़ और इलायची का क्या रोल है इसमें? गुड़ सीधे पृथ्वी से आता है, शुद्ध है और इसमें एक सौम्य ऊर्जा होती है। यह सादगी का प्रतीक है। वहीं हरी इलायची अपनी तेज सुगंध के लिए जानी जाती है, जो दिमाग को क्लैरिटी देती है। तो जब हम इन तीनों को मिलाते हैं, दुर्वा का लचीलापन, गुड़ की सादगी और इलायची की क्लैरिटी, तो ये बुधवार के दिन के लिए एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल डाइट बन जाती है। गई। और इसके साथ जो 108 बार मंत्र जाप करने को कहा गया है, क्या वो भी इसी मेंटल क्लैरिटी से जुड़ा है? 100%। आज के न्यूरोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें तो 108 बार किसी एक ध्वनि पर फोकस करना आपके दिमाग के शोर को म्यूट करने का काम करता है। क्योंकि हम हमेशा नोटिफिकेशंस और तनावों से घिरे रहते हैं। एकदम सही। जब आप लगातार जाप करते हैं तो आपकी सांसें एक लय में आ जाती हैं और आपकी एकाग्रता एक जगह केंद्रित हो जाती है। ये सच में एक मेंटल रीसेट बटन दबाने जैसा है। एक मेंटल रीसेट बटन ही है, लेकिन यहाँ पर वीडियो एक बहुत ही गजब का टर्न लेता है। पारंपरिक उपायों की बात करते करते ये अचानक से एकदम मॉडर्न और डिजिटल हो जाता है। वो कैसे? स्रोत में साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि कमेंट में अपनी राशि और जय गणेश जरूर लिखें। बात यहीं खत्म नहीं होती। आगे कहा गया है कि इसे अपने शुद्ध परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे हम मंदिर से निकलकर सीधे YouTube के एल्गोरिदम में आ गिरे हों। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और एक विश्लेषक के तौर पर ये मेरे लिए सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हम यहाँ जो देख रहे हैं वो डिजिटल डिवोशन या डिजिटल भक्ति का एवोल्यूशन है। पुराने समय में लोग अपनी आस्था प्रकट करने के लिए मंदिर जाते थे या धागा बांधते थे। वो क्या था? वो समाज में अपनी आस्था को पब्लिकली रजिस्टर कराने का एक तरीका था। बिल्कुल। और आज के इस स्मार्टफोन युग में वो मंदिर का प्रांगण अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है। जब वीडियो कहता है कि कमेंट में जय गणेश लिखें, तो वो असल में दर्शकों से एक डिजिटल अटेंडेंस लगाने को कह रहा है। जब आपसे शेयर करने को कहा जाता है तो ये सिर्फ लिंक फॉरवर्ड करना नहीं रह जाता। ये समान विचारधारा वाले लोगों के बीच एक डिजिटल बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया बन जाती है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अब आधुनिक युग के धार्मिक अनुष्ठान बन चुके हैं। आस्था अब केवल आपके पूजा घर तक सीमित नहीं है, वो एक क्लिक के जरिए पूरी दुनिया के सामने सार्वजनिक हो गई है। ये सच में दिमाग को चकरा देने वाला एनालिसिस है। मतलब हम दूरवा और गुड़ से शुरू हुए थे और डिजिटल कम्युनिटी बिल्डिंग तक पहुंच गए। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव को समेटें तो 25 फरवरी का ये बुधवार सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं है। हमने वो 20 मिनट का क्लैश समझा, राशियों के उपायों में छिपा मनोविज्ञान देखा और हमने उस मास्टर की उपाय पर भी बात की। 21 दुर्वा, गुड़, इलायची और 108 पार चाप, जो फोकस को रीसेट करने का टूल है। और अंत में ये भी देखा कि कैसे पुरानी मान्यताएं आज लाइक, शेयर और कमेंट के रूप में ढल चुकी हैं। आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं इस चर्चा का अंत एक विचार के साथ करना चाहूंगा, जिस पर हमारे सुनने वाले खुद से चिंतन कर सकते हैं। हमने इन सभी दैनिक उपायों पर बात की, गाय को चारा खिलाना, तुलसी में पानी डालना या गरीबों को मिठाई देना। आप विचार करें कि क्या ये छोटे छोटे कार्य वाकई में केवल ग्रहों को शांत करने के तरीके हैं, या फिर कुछ और? या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि ये उपाय हमारी इस तेज रफ्तार और स्क्रीन से चिपकी हुई जिंदगी में हमें रुकने और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को याद दिलाने वाले मनोवैज्ञानिक एंकर हैं? क्या ये संभव है कि जो चीजें हमें ग्रहों से जोड़ने का दावा करती हैं, वे असल में हमें हमारी प्रकृति और खुद हमारे भीतर की शांति से जोड़ने का सबसे सरल तरीका हो? ये एक ऐसा विचार है जिसे हर कोई अपने नजरिए से टटोल सकता है। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो काफी देर तक दिमाग में गूंजता रहेगा। क्या हम ब्रह्मांड को खोज रहे हैं या खुद को?
इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इतनी सारी परतों को खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई दिलचस्प चर्चा के साथ।